का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिमांड चैप्टर से वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में क्या क्वेश्चन आता है कि आपको कोई 2 या 3 फैक्टर्स आप देंगे और उससे आपका ये पूछा जाएगा कि ये इन कंडीशंस में जो आपका डिमांड कर्व है वो किधर शिफ्ट करेगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, लाइक प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, like price of related commodities, income of consumer, taste and preference, expectation, change in price in future, इसके अलावा distribution of income, population composition और एक लास्ट है आपका वेदर एंड सीजन। ये जो 8 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, इन 8 फैक्टर्स में आपका ये जो फैक्टर है कौन सा, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी ये रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रिलेट करता है किससे, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी से। इसके अलावा ये जो रेस्ट 7 फैक्टर्स हैं ये रिलेट करते हैं आपके किससे, इंक्रीज एंड डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या होगा कि ये बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, ओनली देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी राइज करती है देन इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी कम होती है तो ये कहलाता है एक्सपेंशन। ठीक है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी अगर राइज करेगी तो इन दैट सिचुएशन अपवर्ड मूवमेंट along with the same demand curve, अपवर्ड मूवमेंट along with the same demand curve, है ना। जो डिमांड कर्व आपका जो बनता है, ये जो डिमांड कर्व आपका बनता है, इस डिमांड कर्व में क्या होगा, सपोज करिए कि यहां पर थे, यहां पर कोई इक्विलिब्रियम हमारा था, ओपी ओक्यू था, दिस इज द डिमांड कर्व, और प्राइस राइज कर जाती है। जब प्राइस राइज करेगी तो जो डिमांड होगा ये इधर आ जाएगी, कम हो जाएगी, और इस कंडीशन में जो ये इक्विलिब्रियम था ये यहां से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो दिस इज नोन एज अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि अपवर्ड साइड सेम डिमांड कर्व पर क्या हो रहा है, अपवर्ड साइड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, सेम डिमांड कर्व पे अपवर्ड साइड केवी आमला। यस सर। हाँ बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर दो। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए प्लीज, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए प्लीज। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्राइस राइज करेगी, प्राइस राइज करेगी तो जो अपवर्ड मूवमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से जब एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन में क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट along with the same डिमांड कर्व। मान लीजिए कि आपका ये डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व पे अगर यहां पर कोई इक्विलिब्रियम था पहले पी और क्यू का, इस कंडीशन में जब प्राइस कम होगी, प्राइस कम होने से इधर आएगा कंज्यूमर, यहां आएगा और ये नीचे आएगा, ये कहलाता है डाउनवर्ड मूवमेंट, और इसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये राइटवर्ड मूवमेंट और ये लेफ्टवर्ड मूवमेंट भी जाना जाता है, इसको लेफ्टवर्ड मूवमेंट और राइटवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं। इस पॉइंट से आप इधर जाएंगे तो आप लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं तो ये लेफ्टवर्ड मूवमेंट कहलाएगा, इस पॉइंट से आप इधर आएंगे तो ये राइटवर्ड मूवमेंट कहलाएगा। तो जब आप कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन या इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में जब आप डिफरेंस बता रहे हो तो वहां पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स का आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, या डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्योंकि दोनों देखिए, दोनों एक्सपेंशन और इंक्रीज कॉमन चीजें हैं, दोनों में क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी।
फर्क सिर्फ इतना सा आ जाता है कि अगर एक्सपेंशन होगा तो इट इज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, और अगर इंक्रीज होगा तो वो ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स, फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर्स, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज की हम बात करते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज क्यों होगा? इंक्रीज होगा फेवरेबल चेंज, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, इन अदर फैक्टर्स प्राइस ऑफ गिवन विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है। इस सिचुएशन में जो आपका डिमांड कर्व बनेगा, सपोज करिए ये डिमांड कर्व है और आप इस इक्विलिब्रियम में थे, यहां पर OQ आप OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट मान लिया हमने, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो प्राइस तो कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ जाती है, ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर स्टार्ट परचेजिंग मोर कमोडिटी, ठीक है। 10 रुपए कीमत पे मान लीजिए कि वो 5 यूनिट खरीद रहा था, 50 रुपए इनकम थी उसकी, अभी उसकी इनकम 60 रुपए हो गई, तो नाउ ही इज एबल टू परचेज 6 यूनिट्स, और वो 6 यूनिट परचेज करता है। तो 6 यूनिट जब परचेज करेगा उसी कमोडिटी पर जो प्राइस उसकी पहले दी हुई थी, तो ये क्वांटिटी जो है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और जब यहाँ क्वांटिटी आएगी तो वो गिवन कमोडिटी की जो प्राइस थे उस पर कोई नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर एक नया डिमांड कर्व हमारा बनेगा। दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट। क्या कहलाता है ये? राइटवर्ड शिफ्ट इन, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि डिक्रीज है, डिक्रीज किसको कहते हैं? व्हेन अनफेवरेबल चेंज, अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, गिवन कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, या रिमेन अनचेंज, कुछ भी लिख सकते हैं, रिमेन कांस्टेंट। इस सिचुएशन में जो आपका डिमांड कर्व बनेगा, ये मान लीजिए ये आपका डिमांड कर्व था, इनिशियल डिमांड कर्व था, यहां पर आप कोई मान लीजिए ये परचेजिंग हो रही थी OQ OP प्राइस पर, अभी अनफेवरेबल चेंज हो गया, सपोज करिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर कम हो गई, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, 10 रुपये, पहले उसके पास 50 रुपये थे, 10 रुपये प्राइस पर वो 5 यूनिट परचेज कर रहा था, अब उसकी जो प्राइस थी वो प्राइस क्या, जो सॉरी प्राइस कांस्टेंट है, उसकी जो इनकम थी वो क्या हो गई, इनकम घट के 40 रुपये हो गई। अब वो 10 रुपये पर कितनी यूनिट खरीदेगा? 4 यूनिट परचेज करेगा। जब वो 4 यूनिट परचेज करेगा तो वो इधर से इधर शिफ्ट करेगा, मान लो उसने यहाँ पर शिफ्ट किया, तो अब गिवन प्राइस पर वो इतनी यूनिट परचेज कर रहा है, तो आपका ये जो डिमांड कर्व होगा ये नया वाला यहाँ बनेगा, ये कहलाता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या कहलाता है ये? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये जो डिफरेंस है, डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन, ये जो है अगर अनफेवरेबल चेंज होगा, अनफेवरेबल चेंज मींस विच लीड्स टू डिक्रीज इन द क्वांटिटी, ठीक है, जो डिमांड है, जो डिमांड है उसमें क्या करें, वो क्वांटिटी को डिक्रीज कर दें। अब अनफेवरेबल चेंज हम किसको मानेंगे? इनकम का घट जाना, ठीक है, इनकम का घट जाने से क्या होगा, इनकम जो है कम हो जाने से क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो गई तो जो गिवन प्राइस है उसी गिवन प्राइस पर वो अब कम यूनिट खरीदेगा, और जब कम यूनिट खरीदेगा तो उसका जो डिमांड कर्व होगा वो शिफ्ट करेगा ना भाई, एक नया पॉइंट यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया, तो इस नए पॉइंट पर एक नया डिमांड कर्व आएगा, तो ये डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, जो ये शो करता है कि डिक्रीज इन डिमांड है। इसी तरीके से मान लीजिए अनफेवरेबल चेंज में प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज हैं, रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है, वो कैसे करेंगे वो अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, उससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। मान लीजिए कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस हम मान लें, तो अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि लोगों की कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जो थी वो अब पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जीन्स की पैंट, जो ट्राउजर्स आते हैं, मान लीजिए कि उसकी जो लोगों में वो चीज़ अब पसंद नहीं आ रही है लोगों को, तो जीन्स की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस जीन्स की उतनी ही है, जीन्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन उसकी जो कीमतें हैं वो क्या, कीमतें कांस्टेंट रहते हैं, उसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर मान लिया कोई चीज़ लोगों को पसंद आ रही है तो उसी कीमत पर उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होने लगती है, ठीक है ना। तो ये फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज लेना। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें, चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर,
अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ की कमोडिटी की प्राइस हमको ये लगता है कि आज ये 10 रुपए की है, कल को ये 8 रुपए की हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम अभी परचेज करना उसको कम कर देंगे। हम ये सोचेंगे कि जब कीमत कम होगी तब खरीदेंगे। तो अभी 10 रुपए की कीमत पर उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी में क्या हुआ, चेंज हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। तो जब क्वांटिटी कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। देखिए प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है, क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से फेवरेबल अनफेवरेबल चेंज पर आपको ध्यान देना है। अगर फेवरेबल चेंज होगा तो आपका जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, अगर अनफेवरेबल चेंज होगा तो आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अगर आपकी प्राइसेस में चेंज आता है, प्राइसेस ऑफ द गिवन कमोडिटी में चेंज आता है, प्राइसेस अगर कम होती हैं तो एक्सपेंशन इन डिमांड कहलाएगा। इन दैट केस the consumer will move downward or move rightward on the same demand curve, along with the same demand curve. On the other hand, if there is a rise in the price of the commodity, in that case consumer will demand less of the commodity and move towards upward. ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट कहलाएगा, या दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आप देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड इंक्रीज, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जनरली डिफरेंस लिखने के लिए आता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के साथ में इंक्रीज और डिक्रीज का जो है वो डिफरेंस पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकली आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को कि एक्सपेंशन में भी वही हो रहा है, काम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, इंक्रीज में भी क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंशन की जो क्वांटिटी बढ़ रही है इट इज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी बढ़ रही है, लेकिन इंक्रीज में जो क्वांटिटी बढ़ रही है इट इज ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर्स बढ़ रही है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको लिखने के लिए, तो 4 मार्क्स के लिए आप 4 पॉइंट कैसे लिखेंगे। पहला पॉइंट आप दोनों की डिफिनेशन दे देंगे कि इंक्रीज इन डिमांड, मान लीजिए इंक्रीज और एक्सपेंशन का आपको बताना है, तो आप बताएंगे कि इंक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन द फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इधर आप लिखेंगे किसमें, एक्सपेंशन में, कि इट इज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड आप बोलेंगे इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड कंज्यूमर विल शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है, एक्सपेंशन इन डिमांड में आप क्या बोलेंगे कि इन दैट केस कंज्यूमर विल मूव डाउनवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, इट इज ऑल्सो, और इंक्रीज इन डिमांड वाले में आप बोलेंगे कि इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, इट इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। तो इस तरीके से, और लास्ट वाले में आप इस तरीके से एक ये डायग्राम बना देंगे इसका ये वाला एक्सपेंशन इन डिमांड का, और एक इंक्रीज इन डिमांड का छोटा छोटा सा डायग्राम बना देंगे। तो 4 पॉइंट हो गए। अगर 3 पॉइंट का आता है तो इसमें एक भी कोई पॉइंट आप स्किप कर लीजिए। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखने हैं डिफरेंस के। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखने हैं। अब आपको कौन से 3 पॉइंट लिखने हैं, कौन से 4 पॉइंट लिखने हैं, वो हमने बता दिया, वो इट्स योर चॉइस कि आप कौन से 3 उसमें लिखते हैं। ठीक है ना, गॉट इट, समझ में आ गया, ओके।